हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। अब आपकी एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं, नीट की भी आ गई है और आईआईटी मेंस की भी आ गई है। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, थोड़ा सा और टाइम को यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं। मतलब जो टाइम वेस्टेज चल रहा था, थोड़ा बहुत भी और कुछ चल रहा था, उसको बिल्कुल कट करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे, जो टॉपिक उस पर और जो पढ़ चुके हैं उसके ऊपर हम फोकस करें, रिविजन करें, क्वेश्चंस करें। ठीक है, तो बच्चों अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा एटॉमिक टॉपिक का ही कंटिन्यूएशन है। एटॉमिक फिजिक्स में हमने पढ़ा था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और उसमें हमने नाम लिया था कि भाई थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल जिसमें उन्होंने बोला था कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस ऐसे ही रैंडमली एक जैसे काजू और किशमिश एक पुडिंग में पड़े रहते हैं, ऐसे रैंडमली पड़े हुए हैं, ऐसा उन्होंने एज्यूम किया था। इसको रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल या रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में डिस्प्रूव कर दिया, गलत साबित कर दिया। इन्होंने बोला, रदरफोर्ड ने जो बोला वो हमने लास्ट वीडियो में बच्चों पूरा कवर किया था और जिसका छूट गया उसको रदरफोर्ड मॉडल में देख सकता है कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था। इन्होंने गोल्ड फॉइल पे एक्सपेरिमेंट करके ये बताया था कि एटम के सेंटर पे एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, बाकी सराउंडिंग पूरा जो है उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इन्होंने बोला था कि एटॉमिक साइज जो है हमारा 10⁻⁻10 मीटर है और जो हमारा न्यूक्लियस का साइज है वो बच्चों 10⁻⁻15 मीटर यानी 1 फेम्टोमीटर या 1 फर्मी है। तो हमें दिख रहा है कि बच्चों न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एटम, यानी कि जो एटम है वो लगभग 10⁻5 गुना ज्यादा बड़ा है न्यूक्लियस से, यानी 1,00,000 गुना ज्यादा बड़ा है न्यूक्लियस से। तो यानी कि जो मैक्सिमम स्पेस है एटम में वो खाली है, बीच में पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन है, न्यूक्लियस है, बाकी में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ठीक है, रदरफोर्ड, अब जैसे इनके ड्रॉबैक से रदरफोर्ड ने सही किया, रदरफोर्ड के अपने कुछ ड्रॉबैक्स थे, इनको मॉडिफाई किया, इनमें संशोधन किया और हमारा आ गया बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो आज हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल किन बातों पर बेस्ड है, नंबर 1। नंबर 2, रदरफोर्ड की क्या लिमिटेशंस थी जिनको नील बोर ने सही किया और एक परफेक्ट, ऑलमोस्ट परफेक्ट मॉडल दे दिया। इनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो हम लोग इस टॉपिक के एंड में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्टिंग विद द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड, जहां पे रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो रहा था या कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, उनको सही किया बोर ने। तो उसके बाद हम आएंगे बोर्स के एटॉमिक मॉडल पे। तो लेट्स स्टार्ट विद द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। बच्चों रदरफोर्ड ने बोला कि बीच में जो पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो इनकी दो लिमिटेशंस थी। नंबर 1, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी, क्लासिकल का मतलब जो शुरू से चली आ रही है, पुरानी, काफी पुरानी थ्योरी, उसमें कहा जाता है कि एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ऑलवेज रेडिएट्स एनर्जी। अब ये क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है और ये प्रूव्ड है, ये बात, स्टेटमेंट, ये पॉइंट जो बिल्कुल सही है कि हाँ भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ऑलवेज रेडिएट्स एनर्जी। तो उसके हिसाब से अब देखा गया कि इलेक्ट्रॉन चार्ज भी है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन भी है। हमें मालूम है कि सर्कुलर मोशन में, हर सर्कुलर मोशन चाहे यूसीएम हो,
चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, बच्चों मालूम है तुम्हें इसमें एक रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा रहता है। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो इसमें से एनर्जी रेडिएट होगी, तो रेडिएट होने से इसकी एनर्जी कम होती जाएगी। तो इसको ऐसा होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता रहे, घूमते घूमते थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, घूमते घूमते एनर्जी लॉस करेगा और फाइनली न्यूक्लियस में जाकर के गिर पड़ेगा, धूम हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिर पड़ेगा तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये लगभग 10⁻⁹ सेकेंड में ऐसा संभव हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? तो जाहिर सी बात है ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो एटम एग्जिस्ट ही ना कर रहे होते, जबकि एटम एग्जिस्ट करते हैं। हर चीज हम सब है यहाँ पर, बोर्ड सब कुछ है, हर चीज एटम मॉलिक्यूल से बनी है। तो इट मींस कि ऐसा होना चाहिए, एनर्जी रेडिएट होनी चाहिए और रेडिएट होगी तो एनर्जी लॉस हो जाएगी, लॉस हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर जाएगा न्यूक्लियस से। पर ऐसा नहीं हो रहा। तो बात क्या है, चक्कर क्या है? क्या ये पॉइंट गलत है? जबकि ये पॉइंट अच्छी तरह जानते हैं सब लोग, क्लासिकल पुरानी थ्योरी से बात चली आ रही है और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं पाया गया। हमेशा ऐसा हुआ कि जब भी चार्ज एक्सीलरेट करता है, वट एवर टाइप ऑफ चार्ज इट इज, पॉजिटिव नेगेटिव, वो हमेशा एनर्जी रेडिएट करता ही करता है। तो यहाँ पे अगर ये घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, एनर्जी रेट मस्ट भी वहां पे होना ही चाहिए, होना चाहिए तो लॉस होगा, लॉस होगा तो इट शुड कोलाइड विद द न्यूक्लियस, बट इट इज नॉट हैपनिंग। तो इस चीज को रदरफोर्ड ऐसा सोचते रहे कि भाई ये क्या, तो यही होके रह गया कि कैसे क्या चक्कर है। तो इस चीज को एक्सप्लेन किया किसने? बोर के मॉडल में। पहला पॉइंट ये था, ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा। दूसरी लिमिटेशन बच्चों ये थी कि रदरफोर्ड मॉडल, अभी हम लोग आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे आज की क्लास के अगले वीडियो में, उसको बनाऊंगा कि यहां पे हम लोग जब ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे बोर-साइड मॉडल में, तो वी विल टॉक अबाउट स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ेंगे दो तरह के, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं, बहुत टर्म्स आते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, कंडेंस स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम वगैरह वगैरह। तो बच्चों हम समझेंगे एक सिंपल छोटी सी बात समझ लो कि किसी भी गैसेस फॉर्म को अगर आप हीट करते हैं, उसमें कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ एमिट होती हैं, वो पर्टिकुलर वेवलेंथ जो एमिट हो रही हैं दे फॉर्म एमिशन स्पेक्ट्रम। उसी गैस से जब कोई व्हाइट लाइट पास होती है तो कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जब उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो एक पूरे लगातार वेवलेंथ में से कुछ वेवलेंथ गायब हो जाती हैं। जो गायब हो गई, जो एब्जॉर्ब हो गई, उनसे जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। वो जो एब्जॉर्ब हो गई लाइंस या जो कुछ पर्टिकुलर लाइंस निकली, वो लाइंस हाइड्रोजन एटम में या किसी और गैसेस एटम में वो लाइंस कैसे फॉर्म हो रही हैं, उनको रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसको, इन दो लिमिटेशंस को हम लोग देखेंगे बोर-साइड मॉडल में, जो उन्होंने मॉडिफाई किया और आगे समझाया, ठीक है। तो दीज आर द टू थिंग्स जो बोर-साइड मॉडल में हम लोगों ने समझी, ठीक है, होपफुली समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं पर्टिकुलरली कि नील बोर ने क्या कहा था। लेट्स सी, अब देखते हैं उसके आगे। बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बच्चों देखें बोर-साइड मॉडल ने क्या बोला था। बोर्स एटॉमिक मॉडल कुछ सिंपल अजम्पशंस पर बेस्ड है, जिन्हें हम पोस्टुलेट्स बोलेंगे। कुछ फिक्स पॉइंट्स हैं कि इस मॉडल में हमने ये बातें एज्यूम करी हैं। क्या क्या बातें एज्यूम हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो कहीं पे आपको बुक में मिलेगा 3 पोस्टुलेट्स हैं, कहीं मिलेगा आपको 4 पोस्टुलेट्स हैं, कुछ लोग 6 कर देते हैं। तो बच्चों पोस्टुलेट्स कोई ऐसे लॉज नहीं है कि न्यूटन के कितने लॉज थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो पता चला कोई 4 लॉ पढ़ा न्यूटन में, कोई 2 ही लॉ पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं। न्यूटन के लॉ फिक्स है, 3 है तो 3 है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। पोस्टुलेट्स आर द पॉइंट्स। आप उनको एक पोस्टुलेट्स को आप ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहो, आप ज्यादा डिटेल में जाना चाहो, उसको थोड़ा 2 पार्ट में ब्रेक कर लो, तो दैट इज नॉट अ सिचुएशन कि कितने पोस्टुलेट इस पर कोई डिबेट करी जाए। तो दीज आर फॉलोइंग 4 पोस्टुलेट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पूरी मॉडल की थ्योरी क्या है, उस पर जो डेरिवेशंस आ गए हैं वो हमें आराम से समझ में आएंगे। 4 से ज्यादा भी कर सकते हैं, पर दे आर मोर देन इनफ, 4 आपको अच्छे समझ में आएगा। तो बच्चों देखते हैं पहला पोस्टुलेट क्या था।
बोर ने कहा कि देखो भैया ऐसा है कि जो आप ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहे हैं और कहाँ घूम रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पाथ पे घूम रहे हैं, एक पर्टिकुलर फिक्स पाथ पे घूम रहे हैं, और उन पाथ को कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। पहला पॉस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in fixed path called as energy levels or stationary states, एनर्जी लेवल्स और स्टेशनरी स्टेट्स, या जिसको आप लोग नॉर्मली ऑर्बिट भी कह सकते हो। ठीक, ये एक फिक्स्ड पाथ है या एनर्जी लेवल्स हैं या इनको एनर्जी स्टेट्स कहते हैं, वहीं पे घूमते हैं, हर जगह नहीं घूमेंगे कि यहां घूम रहे यहां घूम रहे कहां घूम रहे, नहीं, फिक्स्ड पाथ हैं, वहीं पर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो पहले पोस्टुलेट से ही दूसरा सवाल अपने बाप मन में आ जाता है कि तो कहां पे होंगे ये ऑर्बिट आपने जो बनाया, ये जो बनाया ये कहां पर है, कौन किस बात पर ये बात फिक्स्ड है, ये आप बताएं कि ये कैसे होता है। उन्होंने कहा बता रहे भैया, फर्स्ट पोस्टुलेट समझ में आया, अब सेकंड पोस्टुलेट को उसमें हम बताएंगे कि ये कहां पर है और एनर्जी स्टेट या एनर्जी लेवल कहां पर होती हैं। तो लेट्स सी द सेकंड पोस्टुलेट। तो अब बच्चों जैसे मैं बताता जा रहा हूं, आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं, आपके नोट्स साथ साथ बनते जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स सी सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट, तो जो सेकंड पोस्टुलेट बोला इन्होंने कि जो ऑर्बिट्स हैं, फर्स्ट पोस्टुलेट बोला कि फिक्स पाथ पे, सेकेंड पोस्टुलेट उन्होंने बताया कि ये ऑर्बिट या एनर्जी लेवल या स्टेशन स्टेट कहां पर पाई जाएगी। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जिसके पास वेलोसिटी v है और इसका एंगुलर इसका मास m है, तो अगर हम पूछें कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो बच्चों हमें मालूम है एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस p, ये हमने पढ़ा हुआ है 11th में। एंगुलर मोमेंटम इज r क्रॉस p, यानी इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम एक एक्सियल वेक्टर होता है, जिसको अगर हम और इलैबोरेट करें, यहाँ पे rp sin थीटा लिख सकते हैं क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। और अगर हम इसमें देखें तो हमें मालूम है mv और r में एंगल कितना है, ऑलवेज 90 डिग्री। तो हमारा ये रिजल्ट बन जाएगा r इंटू p, यानी r इंटू mv और sin 90 हो गया 1। तो कह सकते हैं यहाँ पे इसको mvr। तो सेकंड पोस्टुलेट ने कहा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ a revolving electron if angular momentum of the revolving electron is an integer multiple of h upon 2 pi in the orbit, then only that orbit is possible। बात को समझें, यूं ही कहीं भी कोई ऑर्बिट नहीं मिल जाएगा, चलते चलते कोई यूं ही मिल गया था नहीं हो जाएगा, वहीं पे वो ऑर्बिट पॉसिबल होगा बच्चों जहां पे जिस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम यानी mvr h अपॉन 2 पाई का एक इंटीजर मल्टीपल होगा, यानी समझें कि जहां पे एंगुलर मोमेंटम mvr h अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल है, यानी कि इसको n से मल्टीप्लाई कर दें, n की वैल्यू बच्चों क्या हो सकती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी कि जहां पे एंगुलर मोमेंटम
h/2 है तो ऑर्बिट पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। जहां पे एंगुलर मोमेंटम इसका 2 गुना है, क्या पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। 3 गुना पॉसिबल है। लेकिन अगर तुम सोचो कि जहां पे एंगुलर मोमेंटम 1.5 गुना है, 3.5 गुना है, 2.5 गुना है, क्या ऑर्बिट पॉसिबल है? तो आंसर है कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि h/2 उसके बाद 2h/2 यानी कि कहीं भी लगातार ऑर्बिट संभव नहीं है, केवल डिस्क्रीट नंबर्स 1 2 3 4 के फॉर्म में ही ये ऑर्बिट पाए जाएंगे। तो सेकंड पोस्टुलेट बच्चों ये बताता है कि ऑर्बिट के एग्जिस्ट होने की कंडीशन क्या है, कहां पर ये ऑर्बिट पाए जाते हैं या कहां पे ये एनर्जी लेवल्स पाए जाते हैं। वहीं पे पाए जाते हैं जहां पे एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीजर मल्टीपल है। ठीक है, h हम जानते हैं हमारा पुराना कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट मालूम है। तो h कोई नई चीज नहीं है, इट इज अगेन प्लैंक्स कांस्टेंट 6.3 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, क्लियर है। तो दीज आर द ऑर्बिट्स पॉसिबल। ठीक है, नाउ पहला पोस्टुलेट क्या बताता है कि हर जगह नहीं होते हैं, फिक्स ऑर्बिट में होते हैं। सेकंड पोस्टुलेट बताता है ऑर्बिट कहां पे होंगे, वो ऑर्बिट वहां पे होंगे जहां पे एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीजर मल्टीपल होगा। ठीक, अभी तक क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात नहीं आई कि ये घूम घूम के अपनी एनर्जी लॉस कर देगा, उसका तो कुछ बताओ भैया, ये तो घूमेगा ही नहीं, घूम के गिर पड़ेगा इसमें। तो बताते हैं, सब्र करो, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और आते हैं अब थर्ड पोस्टुलेट पर। थर्ड पोस्टुलेट अब देखा जाए तो बच्चों थर्ड पोस्टुलेट वो है जहां पे हम देखेंगे कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो कहती है कि घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस हो जाएगी और वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, जो कि नहीं होता। तो इन्होंने सिंपल सी बात बोली कि वाइल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस neither radiates nor absorbs any energy। इन्होंने ये बात कह दी और इस बात को कहने के लिए बड़ा ही दमखम होना चाहिए था, क्योंकि ये क्लासिकल थ्योरी को कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तुम कहते हो कि चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करता है, एनर्जी रेडिएट करता है, इनका ये यहाँ पे ऐसा नहीं करता। यानी कि क्लासिकल का जो रूल था वो यहाँ पे डेविएट हो गया, यानी क्लासिकल पुरानी बातें खत्म हो गई, पुरानी बात यहाँ फॉलो नहीं हो रही। तो कौन सी बात शुरू हो गई? नई बात शुरू हो गई। नई का मतलब मॉडर्न बातें आने लगी। मॉडर्न मतलब मॉडर्न फिजिक्स। और यहां से जब ये कहा गया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ठीक है एक्सीलरेट कर रहा है चार्ज पार्टिकल, लेकिन एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा, तो इसके बाद बात आती है कि क्लासिकल थ्योरी यहां पे डिस्प्रूव होती है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहां पे डिस्प्रूव होती है, नॉट वैलिड हो गई। और फिर हम आगे देखेंगे कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है आपकी बॉल गिरी, जो न्यूटनियन मैकेनिक्स कहलाती है, उसके रूल्स भी कुछ आगे डेविएट होते हैं। तो यहाँ पे नई मैकेनिक्स जन्म लेती है, उसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो कई चीजें यहाँ पे फिर से इवॉल्व हुई और एक नया एरा, एक नया ब्रेक थ्रू शुरू हुआ। तो थर्ड पोस्टुलेट डिनाइज द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। करेक्ट। सो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो वो समझते हैं फोर्थ पोस्टुलेट में। देखते हैं आगे। फोर्थ पोस्टुलेट बच्चों कहता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो ये ऑर्बिट या ये एनर्जी लेवल फिक्स है। सपोज करो इसकी एनर्जी मान लेते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये 13.6 ही हमने क्यों लिखी वो उसके आगे अभी बात करेंगे। अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये यहीं एग्जिस्ट करेगा, इससे 13.7 13.5 वाली शेल एग्जिस्ट नहीं करेगी। और इन्होंने बोला थर्ड पोस्टुलेट में कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसकी एनर्जी इतनी है, इतनी ही रहेगी, इससे कम ज्यादा नहीं होगी।
फोर्थ पॉस्टुलेट ये कहता है कि अगर इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को कहीं बाहर से कोई एनर्जी मिल जाए, एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा और वो नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे मूव कर जाएगा। लेकिन ये उसी एनर्जी लेवल पहुंचेगा जब इन दोनों एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस यहां मैच कर जाए। तो जैसे बच्चों ये 13.6 है, मान लिया जाए इसके बाद जो एनर्जी वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हम यही पर्टिकुलर वैल्यूज के क्यों ले रहे हैं वो अभी हम लोग अपने रिजल्ट्स में आगे देखेंगे। तो समझो बच्चों कि 13.6 और 3.4 का जो बच्चों ये नेगेटिव में है, तो याद रखो कि 13.6 कम है कि ज्यादा, तो -13.6 कम है, -3.4 ज्यादा है। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें और वो डिफरेंस के बराबर ही हमें यहाँ एनर्जी दी जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर नेक्स्ट शेल में पहुंच जाएगा। और अगर ये जो डिफरेंस है इससे कम हमारी एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा। और अगर इस डिफरेंस से ज्यादा है और वो ज्यादा तीसरी एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर है, तो यहां की जगह सीधा यहां पहुंच जाएगा। क्लियर? यानी कि ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोर्थ पॉस्टुलेट कह रहा है ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड लोअर एनर्जी स्टेट से हायर, और अगर रिलीज करेगा तो हायर से लोअर। तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड इज फोटोन एनर्जी। इस फोटोन एनर्जी हम जानते हैं बच्चों क्या होता था, एच म्यू इज always equal to the energy difference of two energy levels या ऑर्बिट्स या स्टेशनरी स्टेट्स। यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि जो इसकी फाइनल एनर्जी स्टेट है N2, कहां से आया या गया N1, तो En2 माइनस En1 का जो डिफरेंस होगा बच्चों वो एक फोटोन एनर्जी के बराबर होगा। फोटोन एनर्जी हम फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, एच म्यू जिसको हम hc/λ भी कह सकते हैं। करेक्ट? तो दिस इज द फोर्थ पॉस्टुलेट। और थोड़ा इलैबोरेट कर ले कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन में ट्रांजिशन यहां से यहां तक तभी होगा जब ये डिफरेंस इन दोनों के 13.6 और 3.4 के डिफरेंस के बराबर होगा। इससे कम होगा तो इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा, और इससे ज्यादा होगा, और ज्यादा भी कितना, जब इसका डिफरेंस मैच कर गया तो यहां सीधे देखो बच्चों, दिस इज फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, यानी K L M ऐसे नाम रखे थे। तो अगर डिफरेंस K और L के बराबर है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके L में पहुंच जाएगा। अगर डिफरेंस K और M के बराबर है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके सीधे K से कहां पहुंच जाएगा बच्चों, M में पहुंच जाएगा। ठीक है? और अगर एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो K और L के डिफरेंस के बराबर भी नहीं है, K और M के डिफरेंस के बराबर भी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहीं से कहीं नहीं होगा। यानी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है लेकिन मूव नहीं करेगा, तो उसको हम एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे। और फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट में। किसमें? ग्राउंड स्टेट में। जब यहां पहुंचता है तो उसे हम कहते हैं उसकी पहली एक्साइटेड स्टेट, यानी n बराबर 2 पे कौन सी स्टेट बच्चों, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। उसी तरह से 3 में क्या हो जाएगी बच्चों, उसकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। और जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ड्यूरिंग एक्साइटेशन, या जितनी भी एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन, वो एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज ऑलवेज इक्वल टू 1 फोटोन एनर्जी। एंड फोटोन एनर्जी किसके बराबर है, 2 एनर्जी शेल के डिफरेंस के बराबर। करेक्ट? दिस इज द फोर्थ पॉस्टुलेट। और अब आते हैं इसके रिजल्ट्स पे, बोर-सॉडेन मॉडल के रिजल्ट्स क्या कहते हैं, लेट्स सी। रिजल्ट्स फ्रॉम
बोर्स पोस्टुलेट्स। बोर्स पोस्टुलेट से रिजल्ट्स देखे जाए बच्चों। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रेडियस ऑफ nth शेल, वेलोसिटी ऑफ nth शेल, एनर्जी ऑफ nth शेल। एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी भी देखेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी भी देखेंगे और टोटल एनर्जी भी देखेंगे, ठीक है। और ये सारे रिजल्ट बेस्ड हैं उन 4 पोस्टुलेट्स जो हमने अभी कवर करे। तो सबसे पहले आता है बच्चों रेडियस ऑफ nth शेल। रेडियस ऑफ nth शेल या nth ऑर्बिट, ठीक। तो बोर का जो बच्चों मॉडल है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए है। हाइड्रोजन लाइक का मतलब इसके आगे हम लोग भी समझेंगे। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए है, तो समझें जरा। रेडियस ऑफ nth शेल, तो थोड़े बहुत मैकेनिक्स के छोटे छोटे से रूल्स चलते रहेंगे, वो मैं आपको बताता रहूंगा कि बच्चों ये इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, ठीक है। और हमें मालूम है हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं हाइड्रोजन में 1। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां ऐसे घूम रहा है, तो हमें जाहिर सी बात है ये इक्विलिब्रियम में है। कैसे इक्विलिब्रियम में है? बाहर बच्चों लग रहा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r और अंदर लग रहा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और हमें मालूम है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय सम और द अदर फॉर्म ऑफ फोर्स। जैसे इलेक्ट्रॉन के मोशन में ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अर्थ और सन के केस में, अर्थ सन के चारों घूम रही, तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और 90 डिग्री पे करे तो सर्कुलर मोशन घूमने लगता है, वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय QVB sin 90, यानी मैग्नेटिक फोर्स। और कोई भी हो, अगर या कोई धागा है, पत्थर है, उसको हम घुमा रहे हैं धागे से, तो धागे में तनाव आ जाता है, टेंशन। तो नाउ धागे में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय टेंशन। टू व्हीलर साइकिलिस्ट कर्व ट्रैक पे, याद है 11th में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन एंड सो ऑन। और इक्विलिब्रियम अगर मेंटेन है तो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल और द सूडो फोर्स। तो यहां पे इसका इक्विलिब्रियम हमें दिखाई पड़ रहा है। इक्विलिब्रियम्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम बोलेंगे एट इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू mv²/r। nth शेल है तो यहां Vn लिख देते हैं। दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन के बाहर की तरफ लग रहा है mv²/r, करेक्ट। nth शेल है तो यहां Nn लिख दिया ना। कूलाम्स लॉ में अच्छी तरह मालूम है, दो चार्जेस के बीच का फोर्स होता है बच्चों K Q1 Q2/r² and that is equal to mv²/rn, ठीक। K की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे? 1/4πε0। Q1 क्या लिखेंगे? Q1 हो गया 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज E। Q2 हो गया बच्चों, जनरल बात करें तो Z इंटू E, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू प्रोटॉन चार्ज E। Q1 Q2/r², r कौन सा? nth शेल का, तो Rn² इज इक्वल टू व्हाट? mvn²/rn। अब हमने समय जो दिख रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, एक पावर ये Rn की कैंसिल हो जाएगी, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। क्या बच गया? बच गया हमारे पास mvn² इज इक्वल टू E² Ze²/4πε0rn। इसे कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक बात। हमें मालूम है सेकेंड पोस्टुलेट से, फ्रॉम सेकेंड पोस्टुलेट क्या मालूम है कि mvr इज इक्वल टू nh/2π,
nth शेल की बात होगी तो Vn Rn लिख दो। और बच्चों यहां से, क्योंकि हमने पहले लिखा है रेडियस ऑफ n शेल, तो यहां से Vn का रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, देखें, n h अपॉन 2 पाई m r n। m और rn को नीचे लाके यहां पे लिख दिया, ठीक है। नाउ इस Vn के एक्सप्रेशन को यहां पुट कर दें, यानी पुटिंग इन 1, यहां पुट कर दें। क्या लिखा हो बच्चों, m इंटू Vn लिखेंगे तो पूरा स्क्वायर कर देंगे, n स्क्वायर, क्योंकि V का स्क्वायर है बच्चों, तो n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर इंटू Rn का भी स्क्वायर हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू, यहां क्या लिखा हुआ है, z e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। यहां हमें दिख रहा है कि एक Rn की पावर यहां कैंसिल हो गई, 4 पूरा कैंसिल हो गया, एक पाई की पावर कैंसिल हो गई, m भी यहां चले गए, ठीक है। तो क्या करें बच्चों, ZE स्क्वायर नीचे आ गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, Rn को इधर लिख देते हैं, तो ये ऊपर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, क्या बचेगा, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, और इधर हमारा आ गया ZE स्क्वायर पाई m दैट इज इक्वल टू Rn। ये Rn ऊपर लग गया, एप्सिलॉन चला गया। बहुत छोटी छोटी चीजें तो ध्यान रखना पड़ता है, कहीं कोई मिस ना करे। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट ऑफ nth शेल के रेडियस का आ गया कि ऊपर देखो इसको ऐसे लिखेंगे, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू n स्क्वायर, और नीचे कौन, मजा पाई, तो mz मजा पाए e स्क्वायर, अच्छा और क्या, मजा पाई e स्क्वायर, याद होगा, ऊपर से क्या h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट मजा पाई e स्क्वायर इनटू व्हाट, n स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट फॉर nth शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो शेल का रेडियस का nth शेल है वो ये, ठीक। अब अगर हम फर्स्ट शेल का रेडियस देखें बच्चों, तो फर्स्ट शेल के लिए हम n क्यों लिखेंगे 1, और n इज इक्वल टू 1 इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फॉर n इक्वल टू 1 पे जो रेडियस आता है हमारा R1, इसको हम a नॉट कहते हैं, इसका नाम रखा जाता है बोर्स रेडियस, दिस इज कॉल्ड एज बोर्स रेडियस। और ये पर्टिकुलरली फॉर हाइड्रोजन एटम ही बात हो रही है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z लिख देते हैं 1, तो रिजल्ट हमारे पास आ जाता है बच्चों R1 दैट इज इक्वल टू बोर्स रेडियस a नॉट, क्या आ जाएगा बच्चों, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन m, z हो गया 1 पाई e स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, और n के हमने 1 डाल दी। अब हमें दिख रहा है यहां पर कि ये सारी चीजें h स्क्वायर, प्लैंक्स कांस्टेंट, परमिटिविटी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई, इलेक्ट्रॉन चार्ज, सब कांस्टेंट है, जिसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा रिजल्ट आ जाता है 0.529, और रिजल्ट क्यों रेडियस है तो रिजल्ट आता है एंगस्ट्रॉम्स में। दिस इज द वैल्यू ऑफ बोर्स रेडियस, करेक्ट। और अगर हम यहां पे देखें बच्चों, तो क्या लिख सकते हैं कि h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट m पाई स्क्वायर अगेन कांस्टेंट है, तो n स्क्वायर z के टर्म्स में वी कैन आल्सो राइट दिस रिजल्ट एज Rn इज इक्वल टू h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन m पाई e स्क्वायर इंटू n स्क्वायर बाय z स्क्वायर। तो अब अगर इसको, इस रिजल्ट को हमने ये लिख दिया है, तो हमारा ये रिजल्ट सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म्स में क्या लिखा जा सकता है बच्चों, Rn इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z स्क्वायर। दिस इज द जनरल रिजल्ट ऑफ nth शेल रेडियस, और ये पर्टिकुलर फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू 1, और ये nth शेल, इसको हम राउंड अप 5.53 भी लिख सकते हैं, 5.53 लिखा है, दैट इज आल्सो करेक्ट, वो गलत नहीं है। तो दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट, कौन सा, रेडियस ऑफ nth शेल।
करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट रिजल्ट, वेलोसिटी ऑफ nth शेल। तो हमें बच्चों मालूम है कि सेकंड क्वेश्चन में लिखा कि एंगुलर मोमेंटम mvn rn इज इक्वल टू क्या है, nh अपॉन 2 पाई। अब हमें v निकालना है, n शेल की वेलोसिटी। तो बच्चों रेडियस हमारे पास लिखा हुआ है n शेल का, तो सिंपली पुट कर दो m इंटू vn, तो ऐसे लिखा रहने दो। rn अभी हमने क्या देखा था, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और मजा कौन पाई, मजा पाई ई स्क्वायर इंटू क्या लिखा बच्चों, n स्क्वायर, ठीक है, z स्क्वायर गलत लिख दिया था, ठीक है। तो दिस इज nth शेल का रेडियस, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट mz पाई ई स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। ये हमने रिप्लेस किया बच्चों, n r की वैल्यू, rn की वैल्यू को सीधा रिप्लेस कर दिया, इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, nh अपॉन 2 पाई, करेक्ट। यहां से v हमें बड़े आराम से मिल जाएगा, दिख रहा है कि एक n यहाँ पे कैंसिल हो गया, एक h हमारा यहाँ कैंसिल हो गया, पाई का हिसाब आज कर लिया गया, ठीक। बचा क्या, बचे में बस ये गया नीचे, और देखो कुछ बचा दो कुछ नहीं, ठीक है, n नीचे आ जाएगा। तो हमारा बच्चों वेलोसिटी का रिजल्ट आ गया, m ऊपर जा रहा है mz e स्क्वायर, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, यहां से कौन कौन आ रहा है, सॉरी एक m और m कैंसिल हो जाएगा, एक m और m यहाँ पे कैंसिल, हाँ, तो रिजल्ट छोटा बचता है। अब रिजल्ट में क्या बचा है, ze ऊपर चला गया, तो दैट इज vn इज इक्वल टू ze स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ गया बच्चों, h एप्सिलॉन नॉट, और कौन आ गया, n आ गया नीचे, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमारे पास छोटा सा वेलोसिटी का जाता है, z स्क्वायर अपॉन h एप्सिलॉन नॉट n। और यहां पे अगर हम इसको फिर से ध्यान से देखें तो vn में इसको ऐसे लिखते हैं, e स्क्वायर अपॉन h एप्सिलॉन नॉट z बाय n। और ये इतनी चीज इलेक्ट्रॉन चार्ज, प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट सब क्या है, कांस्टेंट है। तो जब इसको हम रिप्लेस करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दे रहे हैं, जब सॉल्व करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिल जाता है, और उस कांस्टेंट टर्म्स अगर उसको हम लिखें तो रिजल्ट हमारा बन जाएगा, Vn इज इक्वल टू 2.16 10 टू पावर 6, साथ में क्या लिखा है, z बाय n मीटर पर सेकेंड। तो दिख रहा है यहां से बच्चों की इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत हाई है, 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकंड का ऑर्डर है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से बस थोड़ी सी कम है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से कितनी कम है और कितने गुना है ये देखा जाए तो देखें बच्चों, यहां पर इफ c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक, इस एक्सप्रेशन को सेकंड इक्वेशन ऊपर नीचे c से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, c से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो देखो क्या होगा, Vn इज इक्वल टू e स्क्वायर अपॉन h एप्सिलॉन नॉट, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया c से, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया c से, z बाय n ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, c और c ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इस एक्सप्रेशन में। अब इधर देखो, ये भी एक कांस्टेंट है, ई स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन चार्ज, प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट सी, अगेन एक कांस्टेंट आया। तो इस कांस्टेंट को बच्चों ई स्क्वायर एच एप्सिलॉन नॉट सी को हम कहते हैं अल्फा सिंबल देते हैं, और इसे कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। फाइन स्ट्रक्चर दिख रहा है, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को ऊपर लिख देते हैं, ई स्क्वायर अपॉन एच एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर को बच्चों कहते हैं अल्फा, और इसका नाम लिख देते हैं फाइन स्ट्रक्चर या माइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक, इसकी वैल्यू जाहिर से सॉल्व करेंगे, वैल्यू इसकी भी आएगी, और कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन या यूनिट नहीं होती, दिस इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू आती है बच्चों 1/137, इसको याद कर लें,
यूनिट है नहीं तो बस ऐसे याद कर लेते हैं। तो फॉर इन जनरल क्या लिख सकते हो कि वेलोसिटी इज, वी कैन राइट कि यहां पे इसका कांस्टेंट यहाँ पे 1/137 cz/n, ठीक। ये एक पर्टिकुलर कांस्टेंट के टर्म्स में इसको रिजल्ट को लिख दिया, ठीक बात। अब देखते हैं इसके आगे और क्या स्टोरी बनती है, ठीक। अब अगर हम हाइड्रोजन के लिए देखें, फॉर हाइड्रोजन इन फर्स्ट शेल, हाइड्रोजन फर्स्ट शेल में अगर हम देखें बच्चों तो n की वैल्यू 1 कर दें, z 1 कर दें, तो फर्स्ट शेल में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज c/137, यानी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लाइट की 1/137 टाइम्स होती है। और अगर सेकेंड शेल होती है तो 2 पुट कर दो, थर्ड होती है 3 पुट कर दो, एंड सो ऑन, जैसे पूछा जाए। तो इस रिजल्ट को हम याद रखें। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट और आज के वीडियो का आखिरी रिजल्ट है, दैट इज एनर्जीज। एनर्जी में हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, टोटल एनर्जी पढ़ेंगे और देखेंगे कि सिंपल लॉज ऑफ मैकेनिक्स यूज करेंगे और हम तीनों एनर्जीज को निकाल लेते हैं। फिर एनर्जी से कुछ रिजल्ट्स और क्वेश्चंस आते हैं, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में रिजल्ट्स आएंगे। तो आज के आखिरी रिजल्ट को देखते हैं ध्यान से। देखो बच्चों, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा पुराने कॉन्सेप्ट का। एनर्जी ऑफ nth शेल, देखो इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो जब रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ, तो जाहिर सी बात है रिवॉल्व करने की वजह से, रिवॉल्व क्यों कर रहा है तो वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी की वजह से इसके पास क्या बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। और ये देखो इलेक्ट्रॉन किसी के पोटेंशियल में भी है, किसके पोटेंशियल में है, तो इस न्यूक्लियस के चार्ज की वजह से जो यहाँ पोटेंशियल है उसमें मौजूद है। और हम ये पहले भी देख चुके हैं कि किसी भी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी किसी पोटेंशियल V में क्या होती है बच्चों, Q इंटू V, क्या होती है, Q इंटू V, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखेंगे कि जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जब लिखते हैं वहां पे हम चार्ज का साइन जरूर यूज करते हैं। पोटेंशियल जिस चार्ज की वजह से उसका साइन भी हम हमेशा यूज करते हैं। तो बच्चों हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है काइनेटिक और पोटेंशियल का सेपरेट रिजल्ट भी देख लेंगे। फिलहाल हम लिखने जा रहे हैं, निकालने जा रहे हैं टोटल एनर्जी का रिजल्ट। तो टोटल एनर्जी बच्चों क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, तो हम लिख देंगे सिंपल मैकेनिक्स के रूल से, फॉर्मूले से, हाफ mvn²। पोटेंशियल क्या लिखेंगे बच्चों, Q इंटू V। अब यहां दिख रहा है हमको हाफ mvn²। इलेक्ट्रॉन चार्ज नेगेटिव है तो माइनस ही लिख देंगे, हालांकि प्लस साइन था, प्लस प्लस से माइनस हो गया, इनटू किसी भी पोटेंशियल, किसी पॉइंट चार्ज Q का r डिस्टेंस पोटेंशियल फॉर्मूला होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा हमने, kq/r, ठीक बात। तो यहां लिख देंगे kq/r, जो चार्ज है यहाँ पे प्रोटॉन का यानी कि न्यूक्लियस का, तो z इंटू e दैट इज kq/r, r जो लिख देंगे हम rn। तो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है टोटल एनर्जी का। जनरल एक इक्वेशन बन रही है कि E टोटल बराबर हाफ mvn² माइनस k ZE²/Rn, करेक्ट। नाउ अब ये मत सोचना कि सर यहाँ पे Rn का फॉर्मूला लिखेंगे जनरल, Vn लिखेंगे, फिर बहुत बड़ा, ऐसा भी कर सकते हो लेकिन बड़ा सा डब्बा बन जाएगा। इस डब्बे को छोटा कैसे करें, इस डब्बे को छोटा हम करते हैं, फिर पुराने फर्स्ट केस से पहुंचते हैं कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है इक्विलिब्रियम में है कैसे इक्विलिब्रियम में है, ये इस तरह से इक्विलिब्रियम में है कि mv²/Rn, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन kq1 इंटू q2/r²। याद आया बच्चों, जहां से हमने Rn और Vn का एक्सप्रेशन निकाला था। तो हमें मालूम है कि एज इन इक्विलिब्रियम, रिजल्ट ये हमारे पास, तो यहां से ये एक पावर कैंसिल कर दो और mvn² जो बचा, कितना बचा, k इंटू E²/Rn। इस रिजल्ट को आप सीधा सीधा यहां रिप्लेस कर देंगे, यानी इस रिजल्ट को mvn² को हम यहां पे पुट करने जा रहे हैं, ठीक बात। तो अगर इसको हम रिप्लेस करते हैं बच्चों तो रिजल्ट क्या आता है, देखें ध्यान से,
रिजल्ट आ जाता है हमारे पास En इज इक्वल टू Z इंटू के, या जैसे लिखा है सकते हैं के जेड ई स्क्वायर, देखें के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन माइनस, ये लिखा हो पहले से, सॉरी 2, और ये लिखा माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। अब ये साफ साफ दिखा रहा है कि आधा और ये एक, आधे से एक गया तो माइनस आधा की प्लस आधा, तो रिजल्ट है माइनस आधा। तो कितना आ गया, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2rn। तो देखो बच्चों रिजल्ट हमारा कितना छोटा सा हो गया, और अब क्या रह गया, हमें सिर्फ यहां पे rn की वैल्यू पुट करनी है, rn की जनरल वैल्यू, और rn की जनरल वैल्यू भी हमें मालूम है। क्या मालूम है, याद है क्या बताया था अभी, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर, और नीचे कौन, मजा पाई ई स्क्वायर, यानी rn हम क्या लिखते हैं बच्चों, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर अपॉन में मजा पाई ई स्क्वायर, रिप्लेस कर दो यहां पे, क्या आएगा, ई एन इज इक्वल टू माइनस के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड की जगह पे जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन इंटू आर एन, आर एन ये लिखा हुआ है। तो देखें ध्यान से, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर, बाकी सब कौन चला गया ऊपर, एम जेड पाई ई स्क्वायर, ठीक बात। अब इस रिजल्ट को हम ध्यान से देखें तो काफी छोटी चीजें अठनी चवनी काफी हैं, कुछ छूट जाता है कभी कभी, तो देखते हैं कैंसिल करके क्या बचता है। तो देखो यहां पर हमारा एक पाई, ये पाई से कैंसिल हो गया, बाकी कुछ कैंसिल से शायद नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट बिकम ई एन इज इक्वल टू, देखो z इंटू जेड, जेड स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे इसको ऐसे लिखते हैं, e की पावर 4 z स्क्वायर m अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर, और क्या बचा बच्चों n स्क्वायर, ठीक है। नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, नेगेटिव शो करता है, हमेशा नेगेटिव एनर्जी शो करती है लैक ऑफ एनर्जी या किसी बॉडी का बाउंडेड फॉर्म, ठीक, उस पर भी और डिस्कस करेंगे। फिलहाल एनर्जी आप देखें कुछ छूटा तो नहीं, z इंटू जेड, जेड स्क्वायर हो गया, m हो गया, 1/4 हो गया, गुड, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो गया, 2 4 8 हो गया, ठीक है। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक बात। इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे, जो आज जितना पढ़ा है इसको आप याद रखेंगे, एक बार इसको रीड कर लेंगे, और आज एक दो दूसरे दिन परसों आपको इसका आगे का पार्ट मिलेगा, नेक्स्ट वीडियोस के आगे हम आपको देंगे। और फिलहाल आप एनर्जी तक का रिजल्ट निकाल लेंगे, और एनर्जी तक के रिजल्ट में ही मेन मेहनत है, बाकी अब कुछ नहीं, इनके एप्लीकेशन है, फिर इसमें क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, आए हुए न्यूमेरिकल्स हैं, और इसमें हम इंक्लूड करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और पूरा एमिशन एब्जॉर्प्शन के बारे में जो बात कर रहे थे वो नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी ये बात यहाँ तक खत्म हुई डेरिवेशन पार्ट, एप्लीकेशन पार्ट रिमेन्स, यानी अभी फोर्थ पोस्टुलेट का पूरा यूज बाकी है, जिसमें हम वेव नंबर वगैरह पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, बाकी नेक्स्ट वन पे, तब तक के लिए बाय बाय।